नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। आज अपने शो यूपी का दंगल में बात करेंगे बीजेपी के नए नारे और 12 पन्नों की बुकलेट की, जिसमें पार्टी ने अपनी तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। इस बार इरादे ने काम अनेक के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसके साथ ही बीजेपी की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगा उसकी 12 पन्नों की बुकलेट, जिसके पहले पेज पर रामलला की तस्वीर दिखेगी तो कोरोना से जंग, किसानों के हित में उठाए गए कदम, माफियाओं पर कार्रवाई और रोजगार का जिक्र भी इसमें शामिल है। तो वहीं हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। नए नारे के साथ बुकलेट में अब सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिखेगा। तो वहीं 300 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने के दावे करने वाली बीजेपी का फोकस उन 60 सीटों पर ज्यादा है जहां पार्टी आज तक कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीती। अब इन सीटों पर पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी अपने एमएलसी, राज्यसभा सांसदों, बोर्ड और निगम के अध्यक्षों और पार्टी के पदाधिकारियों को सौंपती है। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नया नारा और 12 पन्नों की बुकलेट बीजेपी की, यूपी बीजेपी की, जिसमें तमाम चीजों का जिक्र तो है, लेकिन पहले पेज पर जिस तरह से रामलला की तस्वीर नजर आ रही है, क्या माना जाए एक बार फिर से रामलला के सहारे नैया पार होगी बीजेपी की? देखिए, जो नारा है, इरादे नेक, काम अनेक, मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार जनता को ये बताने जा रही है कि हमने जो काम किया है, हमारा इंटेंशन लोगों की सेवा करने की है और हमने जो काम किए हैं उसके ऊपर आप हमें वोट दीजिए। ये इनका नारा है। कहने का मतलब ये कि योगी सरकार के दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को बाकायदा ज़मीन पर लागू किया गया, उसका पूरा वर्णन, उसका पूरा चित्रण उस बुकलेट में किया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना हो या माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, जो योगी सरकार का सबसे, जिसको कह सकते हैं, मजबूत पिलर है, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस बुकलेट के साथ तमाम पदाधिकारी, बोर्ड मेंबर्स, सांसद, राज्यसभा के, लोकसभा के, एमएलसीज, ये सारे लोग, इन लोगों से ये कहा गया है कि अब वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, आपको ग्राउंड में जाकर के लोगों से संपर्क साधना है और ये बुकलेट का वितरण जो है पार्टी गांव-गांव तक करने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व का मुद्दा तो हटेगा नहीं, और वो भी तब जब उन सारे विवादित तथा कथित विवादित मुद्दे, जिसके ऊपर विपक्ष हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करता रहा, वो सारे मुद्दे जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं थी, तब उन मुद्दों को हटाना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी को। वाजपेयी जी की सरकार, जब एनडीए की सरकार पहली बार बनी, तो उसे ये 3-4 मुद्दों को कहा गया था कि ये विवादित मुद्दे हैं, इसके ऊपर सरकार काम नहीं करेगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। वही भारतीय जनता पार्टी आज बड़े ही फक्र के साथ कह सकती है कि आर्टिकल 370 का हमने वादा किया था कि हम इसे हटाएंगे, आर्टिकल 35A को हम हटाएंगे, और इन्होंने हटाया। इन्होंने कहा था कि ये सारे विवादित मुद्दे हैं। आर्टिकल 370 के ऊपर वाजपेयी जी के सरकार के दौरान कोई व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल सकता था, सरकार गिर जाती। ये हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे तमाशा कम नहीं हुआ है। एक ऐसा कानून जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानने से उसको अलग करता है, उस पर इसे कह दिया गया विवादित मुद्दा है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी की है कि जिसने कहा कि भाई हटाओ इसको, क्योंकि इसी के नाम पे ये लोग वोट मांग रहे थे। तो ये विवादित मुद्दा आज बिल्कुल एक लेजिटिमाइज तरीके से इसको हटाया गया है, बिना एक भी कतरा खून का गिराए हुए। कहीं कोई वायलेंस नहीं, कहीं कोई गोलियां नहीं चली, कहीं किसी की मौत नहीं हुई, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, और उसके बावजूद आपने इस विवादित तथा कथित विवादित कानून को आपने हटा दिया। दूसरा मुद्दा जो इस बुकलेट में भी बहुत ही, जो आपने जैसा कहा कि भाई रामलला की तस्वीर जो है सबसे ऊपर, तो रामलला की
मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 89 से इसी बात को कह रही है और वो करते करते समय लगा, लेकिन इस बार ये तो फसल काटने का समय है। इतने दिनों से वही करेगी। आप बो रहे थे, तो अब फसल काटने का समय है। और मैं साफ साफ कहता हूँ, ये मुद्दा रामलला का, अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो मुद्दा है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है तो वो सही करेगी। वो क्यों? क्योंकि इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे की वजह से क्रिटिसाइज होती रही। सारे विपक्षी दल इस राम मंदिर के ऊपर अटैक करते रहे, लेकिन ये लोग लगे रहे उसी में। सबने कहा कि भाई ये राजनीति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ सहते, सब कुछ क्रिटिसिज्म को करते हुए इन लोगों ने मुद्दा को छोड़ा नहीं। और अब जब मंदिर बन रहा है तो आपने एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा किया। आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की और उसके बाद लोगों ने सब कुछ देखा। ये 30 साल में इस मुद्दे के ऊपर तमाम तरह के डिबेट्स हो गए और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सरकार वहाँ पे मंदिर बना रही है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे बाकायदा जो नींव डालने की जो प्रक्रिया थी उसमें खुद वो पूजा पे बैठे हुए थे। तो चूंकि इन लोगों ने इतने दिनों तक इस चीज़ के लिए काम किया है तो ये लाजमी है और ये उनका अधिकार है कि वो इस मुद्दे के ऊपर वोट मांगे। कोई भी ये कोई भी हो सकता है, कोई भी मुद्दा, कोई भी विपक्षी पार्टी है। ये मान लीजिए ओबीसी का रिजर्वेशन था, विवादित मुद्दा है कि भाई आप जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स के हक को काट के आप ओबीसी को वो रिजर्वेशन का आप अधिकार दे रहे हैं। ये काम किसने किया? ये काम वीपी सिंह ने किया। चुनाव हुआ तो वो गए, विवादित मुद्दा था, बहुत लोग नाराज थे, लोगों की मौत भी हुई थी, लोगों ने, कई सारे स्टूडेंट्स ने खुद को आग लगा लिया था शरीर में, पूरा आंदोलन चला था। लेकिन विवाद अपनी जगह पे है। कोई सरकार, कोई पार्टी उस मुद्दे को लेकर चल रही है तो वीपी सिंह और तमाम तरह के ये जो उनके साथ के जो लोग थे, वोट मांगने का भी अधिकार है। वोट मांगने का अधिकार था, उन्होंने वोट मांगा। तो उसी तरीके से रामलला, तीसरा मुद्दा जो आपने कहा कि भाई रामलला ही नहीं, हिंदुत्व के पटरी के ऊपर जो है वापस यूपी में योगी वोट मांगने वाले हैं। ये 2 मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा एक और है, धर्मांतरण का। इसे अभी पकाया जा रहा है। 500 लोगों की टीम यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रही है, उसका पूरा जायजा ले रही है, अलग अलग कहानियों को निकाल रही है और 1-1.5 महीने के बाद ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है बहुत कायदे से भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर फैलाने वाली है। और ये एक ऐसा मुद्दा हो जाएगा कि विपक्षी न बोल पाएंगे, न अपोज कर पाएंगे, न सपोर्ट कर पाएंगे। ये कहते हैं कि जो चुनावी राजनीति में उसको कहते हैं कि नहले पे दहला वाला, लेकिन ये तो तुर्क का इक्का साबित होगा कि जैसे आप इस मुद्दे को उठाते हैं कि सारे लोग निशब्द हो जाते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्लान्स जो नज़र आ रहे हैं वो एक तरफ विकास का मॉडल, ये वही जैसा कि हमने कहा था कि भाई मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है वही मॉडल यूपी में होगा। एक तरफ विकास दिखा करके हिंदुत्व को जो है बाकायदा दिमाग में हिंदुत्व भर के लोगों से वोट मांगने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर जिसकी बीजेपी बहुत तेजी से तैयारी कर रही है। 2017 की हम बात करें तो 325 सीटें जीती सहयोगियों के साथ मिलकर, लेकिन 80 सीटें उसमें से ऐसी थी जहां पर न तो बीजेपी जीती ना उनकी सहयोगी। खास तौर से 60 सीटों पर पार्टी बहुत फोकस कर रही है कि वहां पर भी इस बार कमल खिलाया जाए, उसके लिए एक नई रणनीति। देखिए, बहुत सारे जो लोकसभा में तो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का रहा यूपी में, वो भी दोनों बार। लेकिन जब हम असेंबली सीट्स की बात करते हैं तो मोटा मोटी 7 सीट जो है वो बदल जाता है एक संसदीय क्षेत्र में, कहीं पे 6, कहीं पे 7, अलग अलग राज्यों में। तो होता यह है कि कंस्टिट्यूंसी की जो साइज है वो छोटी हो जाती है और डेमोग्राफी भी बदल जाता है। तो जो 60 सीटें हैं वो 60 सीटें किस तरह की हैं? ये उस तरह की सीटें हैं
खास करके ये वेस्टर्न यूपी में है, कुछ ईस्टर्न यूपी में है और कुछ नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 40-45% से भी ज़्यादा है। कुछ तो ऐसे सीट्स हैं 10-12 के आसपास जहां तो मुस्लिम कैंडिडेट सारी पार्टियां खड़ी करती हैं। वो रीज़न क्या है उसका कि वहाँ 60% 70% के आसपास जो है वो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वैसे जगहों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती क्योंकि मुस्लिम्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। और अब किस हिसाब से उसको जीता जाए उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और ऐसा होता है कि अगर आप देखिए कि बहुत सारे जो पार्टियां होती हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन 40% के आसपास है, 50% के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा, बीएसपी की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा, अब तो आम आदमी पार्टी एक आ गई, उसका भी मुस्लिम उम्मीदवार होगा। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे में क्या करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव में मिली हार से सीखी है कि पहले ये लोग करते थे कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये डेमोग्राफिकली जो है हमारे लिए सूट करता नहीं, हमें वोट मिलेगा ही नहीं तो। लेकिन बंगाल के चुनाव में जो हार हुई है उससे इन लोगों ने सीखा है कि कुछ ऐसी जगहों पे भी ये लोग सीट निकालने में कामयाब हुए हैं जहां 30-40% मुस्लिम मतदाता है। जैसे नंदीग्राम 30% से ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं। सामने उम्मीदवार कौन था? ममता बनर्जी थी, लेकिन फिर भी आपने पटखनी दे दी। क्या फार्मूला था? वो किस तरीके से उसको सारे उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एनालाइज करके आप क्या करें, क्या आपको मुस्लिम कैंडिडेट देना है या फिर हिंदू कैंडिडेट देना है, क्या उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये जो 60 सीटें हैं ये ज़्यादातर उस तरह की सीटें होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है। अब ये जो फोकस है, क्या प्लान है इनका, किस तरीके से बंगाल में इन्होंने हार के बाद खुद को ढाला है, उससे सीखा है, वो आने वाले दिनों में आजमाया जाएगा, बिल्कुल आजमाया जाएगा। और ये खूबसूरती होती है किसी भी डायनेमिक पॉलिटिकल पार्टी की कि जो अपनी हार से सबक लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को देखिए, हार से सबक लेना इन्होंने बिल्कुल भूल गए हैं कि भाई कोई चुनाव है। अब देखिए 2014 में ये लोग हारे, कम से कम समीक्षा तो आप करते। तो समीक्षा के नाम पे आपने क्या किया? आपने एक एंटनी कमेटी बना दी। एंटनी कमेटी ने कह दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इमेज प्रो मुस्लिम हो गई थी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। अच्छा, आपने कमेटी की रिपोर्ट आपने दे दी, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। सोनिया गांधी के पास वो रिपोर्ट आ गई, इसने बंद कर दिया। 2019 के बाद कोई कमेटी भी नहीं बनी। मतलब ये आप सीखना नहीं, आप सीखना भी नहीं चाहते। तो ये किसी भी डायनेमिक पॉलिटिकल पार्टी, उसको लगातार अपने आप को बदलते रहने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है साफ साफ कि जिस तरीके से बंगाल में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो 35-40% टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे बंगाल के अंदर। आंकड़े को तो मैं बिलीव नहीं करता जिसके अनुसार वो कहते हैं कि भाई 27% है, लेकिन मैं तो वहाँ ग्राउंड में हूँ, ग्राउंड में हर जगह बंगाल में गया, वो देख कर लगता नहीं कि वहाँ पे 27% वाला जो है वहाँ पे डेमोग्राफी जो है वो बहुत चीज़ बदल गया है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देने की आवश्यकता है कि ये लोग लीड ले रहे हैं। जैसे क्रॉस कंट्री होता है तो जो चैंपियन होता है वो शुरू से ही लीड बना करके चलता है, वो अभी से वही तैयारी। और ये जो ये चैंपियन की निशानी होती है। यदा कदा ऐसा कभी कभी होता है कि भाई जिसने पहले लीड ले ली उसको पीछे से कोई शख्स आकर के जो है वो हरा देता है। ये फिल्मों में होता है कि हीरो जो है विलन को उस तरह से हरा देता है। अदरवाइज राजनीति में जिसने शुरुआती लीड ले ली
वो हमेशा आगे रहता है, वही एजेंडा सेट करता है और बाकी सब लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते रहते हैं और इस तरीके से आप चुनाव को हार जाते हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। एक बार फिर से इस चुनाव में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि बीजेपी की बुकलेट से पहले ही पेज पर रामलला की फोटो छाप दी गई। मतलब साफ है कि राम के नाम के साथ ही बीजेपी इस बार भी चुनावी वैतरणी को पार करने की प्लानिंग कर रही है। तो उन 60 सीटों पर भी उसका खास फोकस है जिन पर पार्टी आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन अब नई रणनीति के सहारे बीजेपी इन सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।